दुश्मन को मारो कम, तड़पाओ ज्यादा। ये देश रहना चाहिए गैर बराबरी के खिलाफ इस लड़ाई में। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और अब वक्त हो चला है जनहित का। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। फटाफट खबरें आप देख रहे थे और अब जनहित की खबरें विस्तार से। देश भर में इन दिनों मानसून का मौसम है, लेकिन बरसाती बूंदों के बीच बिहार का मौसम चुनावी है। ऐसे में धर्म कर्म से लेकर जन्म मरण और आयोजन प्रयोजन तक हर घटना दुर्घटना चुनावी चश्मे से ही देखी जा रही है। दरअसल बिहार की राजधानी पटना में आज सनातन महाकुंभ हुआ। इसके यजमान कहें या फिर मेजबान बीजेपी नेता अश्विनी चौबे हैं, जो प्रदेश और देश में मंत्री रह चुके हैं। चौबे श्रीराम कर्मभूमि न्यास के संस्थापक भी हैं। उन्होंने परशुराम जयंती के समापन समारोह के रूप में सनातन महाकुंभ का आयोजन किया, जिसमें देश के कई दिग्गज संत महंत और धर्माचार्य शामिल हुए। इस सनातन सम्मेलन में जातिवाद के खिलाफ हुंकार भरी गई है। हिंदू राष्ट्र और भगवाए हिंद का अलग जगाया गया है। ऐसे में सवाल यह है कि जिस बिहार की राजनीति में जातिवाद का प्रभुत्व माना जाता है, क्या अब की बार वहां हिंदुत्व चलेगा? जनहित में हम इस सवाल के जवाब तथ्य, सत्य और आंकड़ों के आईने से तलाशेंगे। लेकिन अभी आप सनातन महाकुंभ की तस्वीरें देखिए, जिसमें बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान भी नजर आए। सूबे के दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के अलावा पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद समेत कई नेताओं ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। लेकिन सभी की नजरों और सुर्खियों में रहे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और उनके गुरु तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामभद्राचार्य। संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों ने कर्म की परिधि में धर्म की बातें कही, लेकिन जब बोलने की बारी रामभद्राचार्य और बागेश्वर धाम सरकार की आई, तो उन्होंने वो सारी बातें कही जो बिहार में बरसात के इस मौसम में चुनावी गर्माहट ला सकती है। बागेश्वर धाम सरकार आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी पहुंच चुके हैं। हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए या नहीं? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जय जय श्री राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की। रामचंद्र की। यदि भारत हिंदू राष्ट्र होगा तो पहला राज्य बिहार होगा। अब यह बिहार हिंदू विरोधियों को सत्ता नहीं सौंपेगा। अब तो सत्ता उसी को मिलेगी जो हिंदुत्व के लिए संघर्ष करेगा। तो इस देश को बहुत सी ताकतें कजवाए हिंद बनाना चाहती हैं। हमारा एक ही सपना है, भगवाए हिंद होना। राम विरोधी, राष्ट्र विरोधी और हिंदू विरोधियों को हम कभी भी सत्ता नहीं देंगे। हिंदुओं, जातवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद के लिए जीना। सनातन धर्म को जो काटना चाहेगा स्वयं कट जाएगा। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जो तिरंगा में चांद चाहते हैं। हम चांद पर तिरंगा चाहते हैं। अब वक्त बोर्ड कभी नहीं हटेगा। अब वक्त बोर्ड नहीं हटेगा, शरिया कानून नहीं हटेगा, 370 धारा नहीं हटेगी। रगड़ दो जितनी नाक रगड़ते बने, कोई बात नहीं। रामभद्राचार्य और बागेश्वर बाबा ने जिस तरह के बयान दिए हैं, बीजेपी को यकीनन ये बयान बहुत सूट करते हैं। बिहार की चुनावी राजनीति में दो बातें साफ हैं। एक तो ये कि सूबे के मुसलमानों का एक मुश्त वोट बीजेपी विरोधी पार्टी को ही जाता है, जिसकी सबसे बड़ी लाभार्थी आरजेडी रही है। दूसरी बात यह कि इस राज्य में हिंदुओं के बीच धर्म से ज्यादा जाति के नाम पर ही वोटों का ध्रुवीकरण होता है। बिहार में बीजेपी के नेता माने या ना माने, लेकिन इतना उन्हें भी पता है कि कोशिश चाहे लाख कर लें, मुस्लिम वोट उन्हें मिलने से रहा, यानी कि मिलने वाला नहीं। ऐसे में अगर हिंदू वोटों की गोलबंदी बीजेपी की ओर हो गई, तो फिर ज्यादा से ज्यादा सीटों के साथ सत्ता कायम रखने की गारंटी पक्की हो सकती है। बिहार में इस बार क्या होगा, इस पर अभी सिर्फ अनुमान ही लगाया जा सकता है, लेकिन दोनों ही खेमों की ओर से अपने अपने वोट को एकजुट करने की कोशिश भरपूर है।
अबे बीते रविवार को ही पटना में मुस्लिम संगठन इमारत शरिया की ओर से वक्फ बचाओ संविधान बचाओ रैली हुई। इसमें आरजेडी के तेजस्वी यादव और कांग्रेस के अखिलेश प्रसाद सिंह, इमरान प्रतापगढ़ी और सलमान खुर्शीद जैसे नेता से लेकर निर्दलीय सांसद पप्पू यादव और लेफ्ट के तमाम नेताओं ने शिरकत की। जाहिर है इन नेताओं की मौजूदगी की मंशा यकीनन मुस्लिम वोट की गोलबंदी ही रही होगी। अब इस रविवार को एक हफ्ते के बाद पटना में बीजेपी नेता अश्विनी चौबे की ओर से सनातन महाकुंभ का आयोजन हुआ, जिसमें बिहार बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं के अलावा देश भर से आए बड़े हिंदू धर्माचार्यों ने भी हिस्सा लिया। बेशक कोई कैमरे पर ना बोले, लेकिन इस समारोह के जरिए बीजेपी का मकसद ज्यादा से ज्यादा हिंदू वोट को लामबंद करना ही रहा होगा। अब ऐसे में सवाल है, क्या बिहार में धर्म के नाम पर वोटों का ध्रुवीकरण हो सकता है? क्या ऐसे आयोजन के जरिए दोनों गठबंधन चुनाव के धर्म कांटे पर अपना अपना पलड़ा मजबूत कर सकते हैं? इन सवालों पर बिहार के सत्ता के दावेदार क्या कहते हैं, आपको सुनाएंगे। उससे पहले इस राज्य की आबादी में धार्मिक हिस्सेदारी देखिए। हिंदू करीब 82%, मुसलमान लगभग 18%। हमने यूपी की राजनीति में 80-20 के चुनावी नारे और नैरेटिव खूब देखे सुने हैं, लेकिन क्या बिहार में इस बार 82-18 वाला दांव चलेगा? बड़ा सवाल है। सनातन की महान यात्रा में बिहार हमेशा से अग्रणी रहा है। अगर सनातन की यात्रा शुरू होती है तो बिहार से ही शुरू होगी। इस सनातन की यात्रा में अपने आप को कहीं पाएगा। अगर बिहार से यात्रा शुरू होगी तो हर एक बिहारी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेगा। हिंदुस्तान अपने नियम कानून संविधान से चलेगा, किसी के ज्ञान से नहीं चलेगा। हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, ये उनको समझ लेना चाहिए। ये बिहार लोकतंत्र की जननी है। यहाँ न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। चुनाव से इसका कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि मंदिर की घेराबंदी एनडीए की सरकार करती है, कब्रिस्तान की भी घेराबंदी करती है। हर धर्म गुरु जाकर करके अपनी बात कहते हैं। बाबा लोग आए वोट मांगने के लिए आए हैं, वो आप सनातन धर्म का प्रचार करेंगे, वो प्राचीनतम धर्म परंपरा है। राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया आपने सुन ली है। बिहार दरअसल मंडल राजनीति का केंद्र रहा है। ऐसे में कमंडल का कमाल इस राज्य में हुआ ही नहीं। हाँ, ये और बात है कि बीजेपी और जेडीयू के कोर वोट बैंक की एकजुटता से 2005 के बाद सिर्फ 2015 के चुनाव को छोड़कर हर बार एनडीए ने ही जीत दर्ज की थी। क्या बिहार में 82-18 वाला दांव चलेगा? इस सवाल के जवाब के लिए आपको 2020 के विधानसभा चुनाव में धर्म जाति के आधार पर वोट का हिसाब देखना होगा। सीएसडीएस लोक नीति के चुनाव के बाद सर्वे के मुताबिक बिहार के 76% मुसलमानों ने आरजेडी की अगुवाई वाले महागठबंधन को वोट दिया, तो सिर्फ 5% ने एनडीए को, जबकि 19% मुस्लिम वोट अन्य दलों के खाते में गए। हिंदू वोट की बात करें, ब्राह्मणों में 15% ने महागठबंधन को, 52% ने एनडीए को और 33% ने अन्य दलों को वोट किया। भूमिहारों में 19% ने महागठबंधन को, 51% ने एनडीए को और 30% ने बाकी अन्य दलों को वोट किया। राजपूतों ने 9% महागठबंधन, 55% एनडीए, 36% दूसरी पार्टियों को दिया। अन्य अगड़ी जातियों में 16% ने महागठबंधन, 59 ने एनडीए और बाकी 25% ने निर्दलीय समेत अन्य पार्टियों के पक्ष में मतदान किया था। अब ओबीसी वोट की बात। इनमें से 83% यादवों ने महागठबंधन को, सिर्फ 5% एनडीए को और 12 ने अन्य दलों का समर्थन किया। बिहार में कुर्मी जाति के 11% वोट महागठबंधन को मिले, 81% एनडीए को और बाकी 8 ने अन्य दलों के पक्ष में मतदान किया। कोयरी जाति के 16% लोगों ने महागठबंधन, 51% ने एनडीए और बाकी 33% ने अन्य दलों को वोट किया था। अन्य पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के लोगों में 18% ने महागठबंधन, 58% ने एनडीए और बाकी 24% ने अन्य दलों निर्दलीय उम्मीदवारों को समर्थन किया। अनुसूचित जाति की बात की जाए तो रविदास में 34% ने महागठबंधन, 27% ने एनडीए और बाकी 39% ने दूसरे दलों के पक्ष में किया था मतदान। पासवान जाति के 22% वोट महागठबंधन, 17% एनडीए, 32% एलजेपी और बाकी 29% ने दूसरे दलों को वोट किया। मुसहर जाति के 24% लोगों ने महागठबंधन, 65% ने एनडीए और बाकी 11% ने दूसरे दलों के उम्मीदवारों को वोट किया था।
दलित वर्ग की अन्य जातियों में 24% ने महागठबंधन, 30% ने एनडीए और बाकी 46% वोट अन्य के खाते में गए थे। अब इन आंकड़ों को देखने के बाद आप ये कह सकते हैं कि वोट बैंक के लिहाज से हिंदुओं में एक तरफा ध्रुवीकरण बिल्कुल नहीं होता। ऐसे में सवाल यह है कि क्या बिहार चुनाव में धर्म के आधार पर वोट का ध्रुवीकरण संभव है? 2020 के चुनाव में जिस तरह से महागठबंधन को 3/4 से ज्यादा मुसलमानों के वोट मिले, क्या इस तरह से हिंदू वोट की गोलबंदी मुमकिन है? इस पर देश के जाने माने चुनाव विश्लेषक और सीएसडीएस के निदेशक संजय कुमार की क्या राय है, सुनिए आप। बिहार के चुनावी राजनीति में जाति का एक खास महत्व है। तमाम पार्टियां हैं जिनका अपना जनाधार एक खास जाति के बीच में है। अगर हम आरजेडी की बात करें तो यादव समुदाय का वोट आरजेडी को बड़ी संख्या में मिलता है। अगर हम जेडीयू की बात करें तो कुर्मी समुदाय का वोट उस पार्टी को बड़ी संख्या में मिलता है। अगर हम बीजेपी की बात करें तो अपर कास्ट वोट बीजेपी के पक्ष में पोलराइज दिखाई पड़ता है। ऐसी और तमाम छोटी पार्टियां हैं जिनका जनाधार किसी दलित समुदाय में, किसी दूसरे ओबीसी समुदाय में है। ऐसी स्थिति में हिंदुओं का एकजुट होना, हिंदुओं का एक गोलबंद होना और किसी खास पार्टी के पक्ष में या विरोध में गोलबंदी होना बिहार की राजनीति में संभव दिखाई नहीं पड़ता। कम से कम पिछले 3 दशकों के चुनाव तो यही बताते हैं कि मुस्लिम वोट तो पोलराइज हो जाता है, लेकिन हिंदू वोट एक तरफा पोलराइज किसी पार्टी के पक्ष में नहीं होता है। एक ट्रेंड हो सकता है आपने नोट ना किया हो, मैंने कुछ समय से नोट किया है। जिस भी राज्य में चुनाव होने होते हैं उससे पहले 2 समुदायों में टकराव की कुछ घटनाएं जरूर होती हैं और फिर यही ध्रुवीकरण का बूस्टर बनाई जाती हैं। आज मुहर्रम है। देश के कई हिस्सों में मुहर्रम शांतिपूर्ण ढंग से मनाया गया, लेकिन बिहार के कटिहार में टकराव हो गया। तनाव की ये तस्वीरें वहीं की हैं। कटिहार के नया टोला इलाके से मुहर्रम का जुलूस निकल रहा था। आरोप है कि जुलूस में शामिल कुछ लोगों ने यहां के महावीर मंदिर को निशाना बनाया, मंदिर की ओर ईंटें फेंकनी शुरू कर दी। उसी के बाद ये झड़प हुई। ईंटें फेंके जाने के बाद दूसरे पक्ष ने भी जवाब दिया और इस तरह दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। पथराव करने वालों ने स्थानीय घरों पर भी हमला किया। कई घरों के शीशे टूट गए, कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। घरों के बाहर जो बाइक खड़ी थी उनमें भी तोड़फोड़ की गई। एक एटीएम बूथ को भी तहस नहस कर दिया गया। इस वक्त कटिहार का इलाका पुलिस छावनी बना हुआ है, कड़े सुरक्षा बंदोबस्त हैं। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तारकेश्वर प्रसाद के यहाँ के वो विधायक हैं, वो भी मौके पर पहुंचे। एक जगह पर कुछ उपद्रवी तत्वों ने कुछ न्यूसेंस किया है, उसका हम सभी लोग संज्ञान लिए और वहाँ पे हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। और जितने भी स्थानीय लोग हैं उनके साथ हम लोग बैठक किए और उनको भी आश्वस्त किए हैं जो भी घटना किसी भी जगह पे हुआ उस पर हम लोग कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। घटना की जानकारी मिलते ही मैं वहाँ पहुँचा हूँ। मैंने शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है, क्योंकि हमारी सरकार इस प्रकार के उपद्रव को बर्दाश्त नहीं करेगी जो सामाजिक ताना बाना को या जो एक धार्मिक सौहार्द है उसको कोई भंग करने का प्रयास करेगा, कोई बिहार को परेशान करने का प्रयास करेगा, जो कटिहार को या कटिहार के लोगों को परेशान करने का प्रयास करेगा, वो हमारी सरकार और हमारा प्रशासन उसे छोड़ेगा नहीं। और ये टकराव सिर्फ कटिहार में ही नहीं हुआ। देश के 5 शहरों में आज मुहर्रम के जुलूस और ताजिए निकालने के दौरान टकराव हुआ है। इनमें बिहार के 4 शहर हैं। कटिहार की तरह बिहार के मुजफ्फरपुर और दरभंगा में भी मुहर्रम पर झड़पें हो गईं। मुजफ्फरपुर के गंज बाजार में भी मुहर्रम के जुलूस के दौरान 2 समुदायों में झड़प हुई। दोनों ओर से जमकर ईंट पत्थर बरसाए गए। 2 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों की पहचान कर रही है। 2 लोग पकड़े गए हैं। वहीं दरभंगा में मुहर्रम के जुलूस के दौरान एक पुलिस दारोगा को चाकू मार दिया गया। विवाद की पूरी वजह सामने नहीं है, लेकिन आरोपी मोहम्मद रब्बानी को गिरफ्तार किया गया है तो उसे छुड़ाने के लिए भीड़ जमा हो गई, सड़क जाम कर दी गई। बिहार में चुनावी साल है। आज ही पटना में सनातन महाकुंभ के जरिए हिंदुत्व के मुद्दे की चुनावी एंट्री हुई और आज ही मुहर्रम पर कटिहार में यह घटना हुई। चुनाव से पहले इस तरह की घटनाएं बैठे बैठाए ध्रुवीकरण के मुद्दे को जोर देती हैं। इसके कई उदाहरण बंगाल समेत
दूसरे राज्यों में भी अक्सर देखे जाते हैं। हिंदुत्व और ध्रुवीकरण के बाद बिहार के तीसरे सवाल पर आ जाते हैं। वो ये कि जिस जंगलराज की ब्रांडिंग करके नीतीश कुमार ने लालू यादव को सत्ता से दूर किया, क्या उसी जंगलराज का जाप करके तेजस्वी नीतीश कुमार से सत्ता छीन पाएंगे? पटना में कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या को 48 घंटे हो चुके हैं, लेकिन कातिल का अब तक कोई पता नहीं है। नीतीश का सुशासन का दावा चुनावी भंवर में है। पटना में सुशासन की पुलिस कटघरे में है। 2 दिन गुजर गए। मशहूर कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या हुई, उनका अंतिम संस्कार भी हो गया, लेकिन नीतीश कुमार की पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। बिहार के लोग कहते हैं कि सूबे में कभी अपराध का उद्योग चलता था, लेकिन सत्ता के नीतीश युग में राज्य के दामन पर लगा ये दाग धुल गया। जबकि कड़वी हकीकत ये है कि दूर दराज के इलाकों की तो बात ही छोड़िए, राजधानी पटना में मशहूर कारोबारी गोपाल खेमका का मर्डर हुआ, वो भी घर के ठीक सामने। नजदीकी थाने डीएम और एसपी के बंगले से सिर्फ कुछ 100 मीटर की दूरी पर हेलमेट पहने हत्यारे ने खेमका को सिर में गोली मारी और वो मजे से फरार हो गया। 48 घंटे होने को आए, लेकिन सुशासन की पुलिस कातिल को पकड़ने में अब तक नाकाम है। कार्रवाई के नाम पर बेऊर जेल में छापेमारी हुई है। कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। इस बीच खेमका के घर नेताओं का आना जाना जारी है। पक्ष से लेकर विपक्ष तक हर कोई हाजिरी लगा रहा है। सत्ता पक्ष वाले कह रहे हैं कि हत्यारा पाताल में क्यों ना छिपा हो, उसे जरूर ढूंढ निकालेंगे, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि कार्रवाई तो तब होगी जब सूबे के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री नीतीश कुमार सचेत अवस्था में होंगे। गोपाल खेमका जी की हत्या ये हमारे लिए चुनौती का विषय है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी गठन किया है और स्पष्ट निर्देश दिया है, कहीं भी छुपा अपराधी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उसको बख्शे नहीं जाएंगे। उनको सारी जानकारी मिल रही हो। बिहार उनके हाथ में अब नहीं है। बिहार जिनके हाथ में वो दिल्ली दरबार में बैठे हुए हैं, उनके हाथ में सीधे तौर पे बिहार। और आप कह रहे हैं कल एक घटना हुई, आप मुझे ये बताएं कि किस दिन ये एक घटना नहीं हुई। क्रिमिनल्स को लग रहा है सरकार तो अपनी है, और जब ऐसा एहसास हो जाता है ना, तो वो राज्य अराजकता का प्रतीक बन जाता है। बिहार आज की डेट में अराजकता का पर्यायवाची बन चुका है। जवाब तो देना होगा, सुशासन की कसौटी पर खरा तो उतरना होगा, वरना लोग तो यही कहेंगे कि अगर 2005 से पहले जंगल राज था तो ये कौन सा मंगल राज है। चिंता की बात यह है कि 2018 में यानी नीतीश राज में ही गोपाल खेमका के बेटे की भी उन्हीं की तरह गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आदमी बहुत सज्जन थे, ये बहुत शरीफ आदमी थे। अब तो ऐसा लगता है कि शरीफ का निकलना ही घर से मुश्किल हो गया। अब घर के दरवाजे पे जिनकी हत्या हो जाए, ये तो बड़ी विचित्र बात है। और पटना पुलिस है कि आराम से सोई हुई है, हेलमेट वालों को पकड़ती है, शराब वालों को पकड़ती है, क्रिमिनल्स को नहीं पकड़ती है। तब हाजीपुर में गोपाल खेमका के बेटे गुंजन खेमका का कारखाने के दरवाजे पर मर्डर हुआ था, और अब पटना में घर के सामने खुद उनकी हत्या कर दी गई। पते की बात तो ये भी है कि गोपाल के हत्यारे का अंतिम लोकेशन हाजीपुर ही मिला है। सिर्फ लोकेशन मिला है, खुद कातिल पुलिस की पहुंच से कोसों दूर है। ऐसे में विरोधी ही नहीं, अपने भी बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। ये तो चिंता का विषय ही है, क्योंकि एक ऐसी जगह पर ये घटना घटी है खुलेआम, जो पटना का एक पॉश इलाका है। 100 मीटर की दूरी पर वहाँ पे थाना है, अधिकारियों के घर है वहाँ पर। अगर यहाँ पे ऐसी घटना घट रही है तो सोचिए गांव देहात में क्या हो रहा होगा। ये जगह जहाँ से 50 गज की दूरी पर कलेक्टर रहते हों, एसपी रहते हों, और यहाँ इसी घर में दूसरी बार हत्या हुई है। इनके बेटे की हत्या हुई, उस समय भी हम लोग आए थे और फिर भी सरकार कुछ नहीं कर सकी। तो बिहार को तो क्राइम कैपिटल बना ही दिया है। बिहार की कानून व्यवस्था पस्त है, पुलिस का इकबाल कमजोर दिख रहा है, क्योंकि इस सूबे में इंसान की जिंदगी खिलौना बन गई है। तभी तो अब अररिया में पिता पुत्र की गोली मारने की वारदात सामने आई है। इसमें बेटे की मौके पर ही मौत हो गई,
जबकि पिता अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि अब नीतीश कुमार भला कैसे जंगल राज की दुहाई देकर आरजेडी पर हल्ला बोलेंगे, क्योंकि बिहार स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक कुछ मामलों में लालू राबड़ी राज की तुलना में नीतीश राज में भी अपराध का अनुपात बढ़ा है। जैसे प्रति 1 लाख आबादी पर 2001 से 2006 के बीच 119.41 संज्ञेय अपराध दर्ज हुए, जो 2016 से 2021 के बीच बढ़कर 210.17 हो गए। तब प्रति 1 लाख आबादी पर अपहरण के मामले 2.41 थे, जो अब 7.83 हो गए। रेप की बात करें तो लालू राबड़ी के दौर में प्रति 1 लाख 1.03 मामले दर्ज हुए, जो नीतीश राज में 1.12 पर आ गए। इसी तरह 1 लाख की आबादी पर उस दौर में हत्या के 4.21 मामले दर्ज हुए, जो अब इस दौर में कम होकर 2.44 पर आ गए। लालू राबड़ी के शासन में प्रति 1 लाख आबादी पर चोरी के 12.26 मामले दर्ज हुए, जो नीतीश राज में बढ़कर 26.02 हो गए। दंगों की बात करें तो 2001 से 2006 के बीच प्रति 1 लाख 9.82 मामले दर्ज हुए, जो 2016 से 2021 के बीच कम होकर 7.94 पर आ गए। लेकिन आंकड़ों से इतर मौजूदा हकीकत नीतीश बाबू के सुशासन को मुंह चिढ़ा रही है। ऐसे में सुशासन की हनक साबित करने के लिए अपराधियों की सनक उतारनी ही होगी। चुनावी साल है और ऐसे में एक बड़े व्यापारी की हत्या और अभी तक उसके कातिलों को नहीं ढूंढ पाना सरकार के लिए गले की फांस बन सकता है। आगे इस खबर के बारे में जैसे और जानकारी निकलकर सामने आएगी, एबीपी न्यूज आप तक पहुंचाएगा। जनहित में आगे बढ़ेंगे। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। बशीर बद्र ने यह शेर दूसरों के घर जलाने वालों पर लिखा था, लेकिन हमारी इस खबर का विषय घर नहीं बल्कि गाड़ी है, आपकी कार और बाइक। अधिकांश मिडिल क्लास अपने जीवन में एक ही बार घर बना पाता है। ठीक ऐसा ही गाड़ी के मामले में भी होता है। बड़ी ही मुश्किल से एक बाइक या छोटी कार ले पाता है, उसे भी लंबे समय तक खींचता रहता है। कई लोग तो एक गाड़ी पर पूरी की पूरी अपनी उम्र गुजार देते हैं। अचानक एक दिन इनकी गाड़ी को कबाड़ घोषित करके जब्त कर लिया जाए तो सोचिए दिल पर, परिवार पर क्या बीतेगी। बहुत से होम डिलीवरी या फूड डिलीवरी वालों को नौकरी मिलती ही इसी शर्त पर है कि खुद की स्कूटी या बाइक होनी चाहिए। उनका क्या होगा? मामूली सैलरी में कहां से लाख रुपए की नई बाइक वो खरीद पाएंगे? दिल्ली में रेखा सरकार ने 10 साल पुरानी डीजल गाड़ी और 15 साल से पुरानी पेट्रोल गाड़ियों की जब्ती का फैसला लिया और 2 दिन में ही इसे रोक भी दिया। रेखा सरकार पेट्रोल पंप पर घात लगाकर 62 लाख गाड़ियां जब्त करनी चली थी, 18 लाख कारें, 40 लाख टू व्हीलर। लेकिन 2 दिन में 87 गाड़ियां ही हाथ आईं। इनमें यू टर्न की 2 वजह समझ में आई। 2 सरकार ने मानी और 2 नहीं मानी। माना यह कि नंबर प्लेट पहचान का सिस्टम टोटली फिट नहीं है, कैमरे, सेंसर और स्पीकर्स में तकनीकी समस्या है। जो नहीं माना वो ये कि सरकार मिडिल क्लास की नाराजगी से डर गई है। गाड़ियों को कबाड़ घोषित करने से लोग गुस्से में हैं। 5 महीने पहले ही दिल्ली के मिडिल क्लास ने बीजेपी सरकार बनाने में बड़ा रोल प्ले किया था। बताया जा रहा है कि 2 ही दिन में सरकार के पास इस तरह का फीडबैक आया कि मिडिल क्लास को परेशान किया तो फिर ये भविष्य के लिए अच्छा नहीं होगा। ANPR को इंप्लीमेंट करना, इस सिस्टम को इंप्लीमेंट करना अभी फिजिबल नहीं है। इसलिए जो बाकी स्टेट्स के अंदर जब आप बाकी जिस तरीके से NCR के अंदर जब आप इसको इंप्लीमेंट करेंगे उसके बाद ही इसको भी हम भी इंप्लीमेंट करने की स्थिति में होंगे। हम दिल्ली के वातावरण को भी साफ करेंगे और दिल्ली की गाड़ियों को भी नहीं जब्त होने देंगे। ये हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का दिल्ली के लोगों के साथ संकल्प है, उनके साथ ये वादा है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार चला रही है, ये फुलेरा की पंचायत चला रही है। एक दिन कोई फैसला लेते हैं, दूसरे दिन खुद कहते हैं वो फैसला सही नहीं है, तीसरे दिन चिट्ठी लिखते हैं। भाई अगर वो फैसला सही नहीं है तो आपने लिया क्यों? और अगर लिया तो आप तुरंत वापस क्यों नहीं ले रहे? ये चिट्ठी खेलना क्या होता है? भारतीय जनता पार्टी की 4 इंजन की सरकार है दिल्ली में। अगर वो चाहते तो तुरंत फैसला वापस ले सकते थे।
और अब गाड़ियों के इसी गुड़ाभाग में दिल्ली सरकार के असली बॉस यानी उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने आज बौद्धिक एंट्री ली। एलजी ने सीएम रेखा गुप्ता को 5 पन्नों की एक लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी का सार यह है कि रेखा जी, मिडिल क्लास की भावनाओं और उनकी जेब से मत खेलिए। गाड़ियों की जब्ती को टालना काफी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जाइए, फैसले को रद्द करवाइए। एलजी की 5 बड़ी बातें जो उन्होंने लिखी है वो अब जानिए। वाहन को उम्र के आधार पर EOL घोषित करना तकनीकी रूप से गलत है, सामाजिक दृष्टि से भी अन्यायपूर्ण है। मध्यम वर्ग के लिए एक गाड़ी खरीदना बड़ा पूंजीगत निवेश होता है, उसे कबाड़ के भाव पर बेचने पर मजबूर करना ठीक नहीं है। दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट को बताए कि प्रदूषण की वजह सिर्फ वाहन नहीं, पराली कंस्ट्रक्शन, ट्रैफिक जाम भी है। दिल्ली के लोगों उनके निवास के आधार पर दंडित नहीं किए जा सकते, जबकि उनके वाहन राज्य के बाहर वैध हैं। वायु प्रदूषण गंभीर जिम्मा है, लेकिन कानूनी निष्पक्षता, सामाजिक संवेदनशीलता, व्यवहारिक सोच भी जरूरी है। बड़ा सवाल है कि एलजी ने रेखा गुप्ता सरकार को इतनी देर से मार्गदर्शन क्यों दिया? क्या 62 लाख गाड़ियों की जब्ती का ऑर्डर देते वक्त रेखा सरकार को इसकी जानकारी, इसका ज्ञान नहीं था? एलजी ने यह भी सवाल उठाया कि एक देश में गाड़ियों को लेकर 2 अलग अलग विधान कैसे हो सकते हैं? जो गाड़ी दिल्ली में प्रदूषण फैलाने के जुर्म में बैन हो, वही गाड़ी नोएडा, गुरुग्राम में दौड़ती रहे। ये क्या है? तर्क यह है कि अगर प्रदूषण फैलाने वाली कार दिल्ली में नहीं चला सकते तो कहीं और कैसे चला सकते? जो कार दिल्ली में प्रदूषण फैला रही है, क्या वो लखनऊ, जयपुर, भोपाल में प्रदूषण नहीं फैलाएगी? या देश के दूसरे शहरों में रहने वालों की जान की कीमत दिल्ली में रहने वालों की जान से कम है? प्रदूषण को लेकर अमेरिका और यूरोप के देशों में भी ऐसे नियम नहीं हैं। वहां भी गाड़ियों की कंडीशन देखकर ही उन्हें रिटायर करने की पॉलिसी है, ना कि उनकी उम्र देखकर। दिल्ली सरकार ने CAQM को चिट्ठी लिखकर फैसले पर फिलहाल रोक की मांग तो कर दी, जिस पर जवाब ये मिला है कि विचार करेंगे। अब सवाल है कि 62 लाख गाड़ियों को कबाड़ बनने से बचाने के लिए सीएम रेखा गुप्ता सुप्रीम कोर्ट जाएंगी या नहीं, जैसा कि एलजी की ओर से कहा गया है। एनजीटी ने 2014 में पुरानी गाड़ियों पर बैन लगाया था। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी के फैसले को सही ठहराया था। 2021 में दिल्ली सरकार ने इस पर आदेश जारी किया। 1 जनवरी 2022 से दिल्ली में आदेश लागू किया गया। ये फैसला कोई यू टर्न नहीं है। कोर्ट ने आदेश देते समय इस जमीनी हकीकत को ध्यान में नहीं रखा होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार ने इसकी हकीकत को समझा। एनजीटी के आदेश की पालना होनी भी चाहिए, लेकिन यहाँ एक सवाल जो सबसे बड़ा उठता है वो ये है कि जमीनी हकीकत क्या है? क्या जो निर्णय होते हैं वो जमीनी हकीकत को देख करके होते हैं? क्या दिल्ली के लोगों की जो डिमांड है, जो जरूरत है, क्या उस जरूरत के कसौटी पर यह फैसला खरा उतरता है? लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि रेखा गुप्ता सरकार प्रदूषण को लेकर इतनी कंफ्यूजन की स्थिति में आई कैसे? किसने इतना ज्यादा कंफ्यूज कर दिया? बारिश के महीने में कृत्रिम बारिश का फैसला लेकर पलटना, पुरानी गाड़ियों की जब्ती का ऑर्डर देकर 2 दिन में पलट जाना। अब लोग पूछ रहे हैं कि दिल्ली में ये क्या हो रहा है, इतना ज्यादा यू टर्न क्यों? अब फिलहाल दिल्ली में आगे क्या फैसला लिया जाएगा, आगे क्या स्थिति रहेगी, खबर आप तक पहुंचाएंगे। उधर अमेरिका के नंबर 1 रईस यानी एलन मस्क ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ही नहीं बल्कि अमेरिका के पूरे सियासी सिस्टम को भ्रष्ट बता दिया है। ट्रंप ने अपनी दुश्मनी को अंजाम तक पहुंचाने के लिए एलन मस्क ने अब एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। यही है आज की स्पेशल स्टोरी, मस्क का बदलापुर। ट्रंप पर मस्क की टेढ़ी नजर। I don't know. I think we'll have to take a look. We might have to put Doge on Elon. वोट कटवा बनेंगे एलन मस्क। भ्रष्टाचार से मस्क दिलाएंगे आजादी। अमेरिका पार्टी रचेगी नया इतिहास। मस्क का बदलापुर। एलन मस्क यानी दुनिया का सबसे पैसे वाला इंसान
जिसने 2024 में डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति बनवाने के लिए पानी की तरह पैसा बहाया। ट्रंप को चुनाव जिताने के लिए ना दिन देखा ना रात देखी, लेकिन दोस्ती एक झटके में दुश्मनी में बदल गई। और अब एलन मस्क ने ट्रंप से बदला लेने के लिए अमेरिका में नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है। ट्रंप का नारा है, अगली बार ना रिपब्लिकन सरकार ना डेमोक्रेटिक सरकार। दरअसल ट्रंप का ये इस तरह का जो बातें कही गई हैं, एलन मस्क की ओर से, उनकी ओर से ये नारा दिया गया है, अमेरिका में अगली बार सिर्फ अमेरिकन पार्टी की ही सरकार। सवाल है, क्या एलन मस्क अमेरिका में नया इतिहास रच पाएंगे? इस रिपोर्ट में देखिए। दो दिन पहले यानी 4 जुलाई को अमेरिका में आजादी का जश्न धूमधाम से मनाया गया। ठीक उसी वक्त पर अरबपति बिजनेसमैन एलन मस्क भी अमेरिका की जनता को नई आजादी दिलाने के लिए कमर कस रहे थे। सवाल है कि एलन मस्क अब ऐसा नया क्या कर रहे हैं? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर जश्न मनाते मस्क ट्रंप के दफ्तर पर अपने बच्चों के साथ बेबाकी से बैठते एलन मस्क और मस्क की टेस्ला कार मुंह मांगे दामों पर खरीदते राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ये तस्वीरें भी आप याद कीजिए। अब ये 3 तस्वीरें 2 दोस्तों के बीते कल की कहानी बन चुकी है। इतनी गहरी दोस्ती अब गहरी दुश्मनी में बदल चुकी है, जिसका अंदाजा अब लग रहा है। You know, he could lose a lot more than that. I can tell you right now. Hey, Elon can lose a lot more than that. अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप मस्क को उनसे पंगा लेने के लिए कई बार धमका चुके हैं। वहीं अब एलन मस्क ने भी राष्ट्रपति ट्रंप से बदला लेने की कसम खा ली है। शनिवार को अरबपति बिजनेसमैन एलन मस्क ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर अपना राजनीतिक दल बनाने का ऐलान कर दिया। उन्होंने एक्स पर लिखा, आज अमेरिका पार्टी का गठन किया जा रहा है ताकि आपको आपकी आजादी वापस मिल सके। मस्क तय कर चुके हैं कि अब वो ट्रंप से पूरा हिसाब किताब करेंगे। मस्क ने अमेरिका की राजनीति में कदम रखने का ऐलान एक मंझे हुए राजनेता की तरह कर दिया। उन्होंने जनता के बीच पोल करवाते हुए सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर अमेरिकी जनता से पूछा कि क्या आप 2 पार्टी वाले सिस्टम से आजादी चाहते हैं? क्या हमें अमेरिका पार्टी बनानी चाहिए? पोल के नतीजों में 65.4% लोगों ने हाँ और 34.6% ने नहीं में वोट दिया। ट्रंप ने अपने ऐलान के साथ ही यहाँ की 2 पार्टी सिस्टम को सीधी चुनौती दे दी है। यानी ये लड़ाई अकेले ट्रंप से ही नहीं होगी, बल्कि जो बाइडेन की पार्टी को भी ये सीधी चुनौती है। आपको बता दें, अमेरिका में डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन 2 ही पार्टियों का दबदबा रहा है, लेकिन द वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट बनने के बाद से एलन मस्क और ट्रंप की लड़ाई से तीसरी राजनीतिक पार्टी का जन्म हो रहा है। Nothing, you know, he's upset that he's losing his EV mandate, and he's very upset about things, but you know, he could lose a lot more than that. I can tell you right now. Hey, Elon can lose a lot more than that. ट्रंप की ऐसी धमकियों से मस्क के सब्र का बांध टूटा है। खास बात ये भी है कि मस्क की नजर अभी 2028 के अगले राष्ट्रपति चुनाव पर नहीं, बल्कि अगले साल 2026 में होने वाले मध्यावधि चुनाव पर भी है, और इससे डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी दोनों को ही नुकसान हो सकता है। मतलब यह है कि मस्क की नई पार्टी ट्रंप के लिए खतरा बन सकती है, क्योंकि मस्क यहां वोट कटवा साबित हो सकते हैं। मस्क का अमेरिका में अपना फैन बेस भी है। 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में मस्क के प्रभाव में ट्रंप को राष्ट्रपति बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। मस्क डेमोक्रेटिक पार्टी का ही नहीं, बल्कि रिपब्लिकन पार्टी के भी वोट काट सकते हैं। आपको बता दें कि अमेरिका के मध्यावधि चुनाव यहां राज्यों के गवर्नर चुनने के लिए किया जाता है। वैसे ही मस्क के लिए तीसरी पार्टी का वजूद बनाना इतना आसान भी नहीं है। फिर भी मस्क का बदलापुर तब तक नहीं रुकने वाला जब तक कि वो ट्रंप को शिकस्त न दे दें। अमेरिका के इतिहास में ट्रंप और मस्क के बीच शायद ये अब तक की सबसे गहरी दोस्ती और सबसे बड़ी दुश्मनी की कहानी साबित हो रही है। पहली बार अमेरिका की राजनीति में कोई बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। एलन मस्क का ना तो कोई राजनीतिक सफर रहा है, ना ही इससे पहले उन्होंने ऐसी कोशिश की है। ऐसे में बड़ा सस्पेंस है कि क्या मस्क ट्रंप से जीत पाएंगे।
Take a look what happened. ये वो तस्वीरें हैं जिसके बाद अमेरिका की जनता डोनाल्ड ट्रंप के लिए भावुक हो गई और 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में पासा पलटने लगा। मौका देकर अरबपति एलन मस्क भी खुलकर डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में उतर आए और पानी की तरह अपना पैसा ट्रंप की जीत के लिए बहाने लगे। USA, 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 USA. But there's a lot of people out there who need to vote for President Trump. Okay, so this is a real battle. This is a real election battle. इसके बाद 2024 में अमेरिका का पावर गेम पूरी तरह बदल गया। सत्ता जो बाइडेन के हाथ से निकलकर रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में आ गई। मस्क ने ट्रंप को जिताने के लिए करीब 2,500 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। आपको बता दें, अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से लेकर राज्यों की विधानसभा चुनावों तक में इन दोनों ही दलों का दबदबा रहा है। यानी तीसरे दल की दाल अमेरिका के राजनीतिक इतिहास में कभी नहीं गल पाई। बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट को लेकर अमेरिका की सत्ता में बन रहे नए समीकरण अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था को एक बार फिर बदलने की कोशिश कर रहे हैं। मस्क की राहें इतनी आसान भी नहीं है, क्योंकि खुद राष्ट्रपति ट्रंप ये सुनिश्चित कर रहे हैं। और इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है खेल के मैदान से। भारत की एजबेस्टन टेस्ट में बड़ी जीत हुई है, शानदार जीत। भारत ने इंग्लैंड को बुरी तरह से हरा दिया है। भारतीय टीम पहली बार एजबेस्टन में ये जीत हासिल करने में कामयाब रही है। 326 रनों से, माफ कीजिएगा, 336 रन से, उससे भी बड़ी जीत। 336 रनों से ये जीत हासिल हुई है। गिल एजबेस्टन में जीतने वाले पहले भारतीय कप्तान बन गए हैं। उनका शानदार परफॉर्मेंस लगातार जारी है। गिल ने टेस्ट में 269 और 161 रन की पारियां खेली हैं। गेंदबाजी में सिराज और आकाशदीप ने कमाल कर दिया है। 5 टेस्ट की सीरीज में 1-1 से अब बराबरी हो गई है। भारतीय टीम ने शानदार, जानदार और बहुत शानदार अच्छे तरीके से आकाशदीप ने 6 विकेट लिए हैं। यह भी अपने आप में एक बड़ी कामयाबी है। यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं, भारत ने शानदार परफॉर्मेंस किया और आपको बताते चले कि तकरीबन 1 घंटे पहले से यह तय माना जा रहा था कि भारत अब बहुत बड़ी जीत की ओर अग्रसर हो चला है। बस ये इंतजार किया जा रहा था कि वो बड़ी जीत कितनी होगी। और बड़ी खबर इस वक्त ये है, भारत ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए दूसरे टेस्ट में भारत ने इंग्लैंड को हरा दिया है। सिराज ने टेस्ट में कुल 7 विकेट लिए हैं। भारत की एजबेस्टन टेस्ट में बड़ी जीत है। गेंदबाजी में सिराज और आकाशदीप ने कमाल कर दिया है। जीएस विवेक हमारे खेल संपादक जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आप जीएस, जिस तरह की परफॉर्मेंस टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने दिखाई है वो अपने आप में अभूतपूर्व है। इतनी बड़ी जीत कैसे हासिल हुई, किस तरह से आप इसको डिस्क्राइब करेंगे? देखिए चित्रा, मैं आपको बता दें कि एडबेस्टन में आज तक कभी भी इंडियन टीम जीती नहीं। इंडियन टीम छोड़ दीजिए, एशिया की कोई टीम नहीं जीती है। ना इंडिया जीती थी इससे पहले, गोल्डन जनरेशन हम देख चुके हैं, वो नहीं जीत पाई। ना पाकिस्तान जीती, ना बांग्लादेश, ना श्रीलंका। शुभमन गिल, 25 साल के शुभमन गिल अपने करियर का दूसरा टेस्ट मैच जो है कप्तानी कर रहे हैं और इतनी बड़ी जीत दिलाई। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे टीम में ना तो विराट कोहली हैं, ना यहां पर रोहित शर्मा है, ना यहां पर जसप्रीत बुमराह है और ना ही आर अश्विन है। ये 4 दिग्गज जो है इस टीम में नहीं है। सीरीज जो है वो 0-1 से नीचे थी टीम इंडिया और उसके बाद इस तरीके का प्रदर्शन खुद कप्तान शुभमन गिल ने बल्ले से जिस तरीके दोनों ही पारियों में शतक लगाया, पहले पारी में दोहरा शतक लगाया और उसके बाद आकाशदीप, वो आकाशदीप जिसको क्रिकेट खेलने से भी मना कर दिया गया था, जिसको जो बिहार से लेकर बंगाल तक गए, अपने बाप को खो दिया, अपने भाई को खो दिया, मेहनत मजदूरी करी और उसके बाद जब वो इंडियन टीम में आए तो भी उन्हें बाहर ही इंतजार करना पड़ा क्योंकि मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह ये सब खिलाड़ी गेंदबाजी कर रहे थे। इस सीरीज में उनको पहला मौका मिला और अपने करियर का सबसे पहला 5 विकेट हॉल, कुल 6 विकेट लिए आकाशदीप ने दूसरी पारी में। पहली पारी में 4 विकेट लिए, यानी कि इंग्लैंड में जब वो पहली बार गेंदबाजी करने आए तो सीधा 10 विकेट ले लिया उन्होंने टेस्ट मैच में। गेंदबाजों की तारीफ कर रहे हैं तो बिना देर किए मुझे लगता है कि किस तरह से विरोधी टीम को हमारे गेंदबाजों ने चित कर दिया है और इस तरह से कमाल का प्रदर्शन हमारी टीम इंडिया की ओर से किया गया है। 58 सालों में पहली ये जीत।
जरा सोचिए, भारत चांद पर पहुंच गया, अंतरिक्ष में पहुंच गया, लेकिन यहां पर जीतने के लिए काफी इंतजार किया जा रहा था। फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं ये जीत इतनी बड़ी क्यों है। भारत ने एजबेस्टन में पहली बार इंग्लैंड को हराया है, वो भी शानदार धमाकेदार अंदाज में। 58 साल में गिल एजबेस्टन में जीतने वाले पहले भारतीय कप्तान बन गए। ये युवा चेहरा जिसने हिंदुस्तान को बहुत बड़ी उम्मीद दी है। लीड्स में 5 शतक के बावजूद मिले हार के बाद उन्होंने शानदार वापसी की है और जिस तरह से अपना बल्ला चलाया है वो कमाल का रहा। 5 टेस्ट मैच की सीरीज में 1-1 बराबरी पर अब टीम इंडिया आ गई है। उम्मीद है कि इसी तरह की परफॉर्मेंस आगे भी जारी रहेगी। इंग्लैंड के कप्तान कोच के घमंड को हमारी टीम इंडिया ने चकनाचूर कर दिया है। इंग्लैंड की ओर से बार बार दबाव बनाया जा रहा था, मनोवैज्ञानिक जीत हासिल करने की कोशिश की जा रही थी, ये कहते हुए कि जीतेंगे तो हम, लेकिन आप देखिए हाल हमारी टीम ने क्या कर दिया है। जीएस विवेक लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जीएस विवेक, आप इंग्लैंड की टीम लगातार मनोवैज्ञानिक बढ़त ले रही थी, हमारे युवा खिलाड़ी हैं उनके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही थी, ये कहते हुए कि ये क्या कर लेंगे, जीतेंगे तो हम ही, लेकिन इस वक्त उनका क्या हाल हो रहा होगा ड्रेसिंग रूम में, जरा बताइए आप। देखिए चित्र, जब भी हम युवा टीम इंडिया की बात करते हैं तो हमें बार बार एक टेस्ट मैच याद आता है, वो है गाबा का टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो टूट गया गाबा का घमंड, लेकिन अब चकनाचूर हो चुका है एडबेस्टन का गुरूर, क्योंकि सबसे बड़ी जीत है। ये जीत इसलिए इतनी बड़ी है चित्रा, क्योंकि इसमें ना तो विराट कोहली है ना इसमें रोहित शर्मा है। बल्लेबाजों ने बिल्कुल भी इन दो सबसे बड़े बल्लेबाज को मिस बिल्कुल नहीं किया, उल्टा उनसे ज्यादा प्रदर्शन किया। जब जसप्रीत बुमराह ने कहा कि मैं ये टेस्ट मैच नहीं खेलूंगा, मुझे आराम करना है, वर्कलोड मैनेजमेंट करना है, तब आकाशदीप, प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज से बहुत लोगों को उम्मीद नहीं थी। लेकिन आकाशदीप ने 10 विकेट लिए, मोहम्मद सिराज ने 7 विकेट लिए, 336 रन 20 विकेट टेस्ट मैच में हमने पहली बार लिए, इसलिए ये जीत बहुत बड़ी है। स्पिनर्स की अगर हम बात करें तो आर अश्विन रिटायर हो चुके हैं टेस्ट क्रिकेट से, और उसके बाद यह था कि क्या इंग्लैंड में हमें 2 स्पिनर खिलाने चाहिए। यहां पर आपको तारीफ गौतम गंभीर की भी करनी चाहिए, जिस तरीके से उन्होंने टीम में बदलाव किए, उन्होंने वॉशिंगटन सुंदर को खिलाया, रविंद्र जडेजा को ज्यादा बेहतर इस्तेमाल किया और यंगस्टर्स के साथ बैक किया। नहीं लगता था किसी को कि हम इंग्लैंड में जाएंगे, एक भी टेस्ट मैच अपने बड़े बड़े दिग्गजों के बिना जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे। पहले टेस्ट मैच में 5 में से 4 दिन टीम इंडिया ने लीड किया, लेकिन हमारे दहाड़ के आंकड़े हम दिखा रहे हैं, इस पर भी जीएस विवेक आप जरा रोशनी डालिए। क्या शानदार परफॉर्मेंस यहां पर। अब शुभमन गिल, एक युवा चेहरा जिसने इतनी बड़ी उम्मीद अपने परफॉर्मेंस के जरिए अब देश को दे दी है। जी हाँ बिल्कुल चित्रा, क्योंकि जब आपको याद होगा कि जब पहली बार शुभमन गिल को कप्तान बनाया गया था तो सब लोगों ने यह सवाल उठाया था कि जिस प्लेयर के सिर्फ 12 रन है और एवरेज 12 का हो इंग्लैंड में, वो इंग्लैंड में जाके कप्तानी करके टीम इंडिया को कैसे जिताएगा। उन्होंने 4 पारियां खेली हैं, 585 रन उन्होंने बनाए हैं, एक दोहरा शतक है, एक बहुत, और जो बाकी जो शतक हैं वो दोनों बहुत बड़े बड़े शतक हैं, यानी कि 150 से ऊपर के उन्होंने पारियां खेली हैं। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि जब आप किसी खिलाड़ी को, स्पेशल खिलाड़ी को, अब वो प्रिंस कहलाते थे लेकिन अब ये प्रिंस शुभमन गिल किंग से भी ऊपर हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी गद्दी खुद तैयार करी है, खुद जाके उस पर विराजमान हुए हैं और अब उनका राज शुरू हो चुका है। इंग्लैंड में जिस तरीके से एडबेस्टन, एक ऐसा मैदान जहां पर आज तक कोई टीम नहीं जीती है, वहां आप गए हैं, बल्ले से आपने खुद अच्छा प्रदर्शन किया है, आपके आसपास जितने भी अच्छे खिलाड़ी हैं उन सब ने उनको देखकर और अच्छा प्रदर्शन किया है। आपने 600 रन इंग्लैंड में जाके बनाए। वो पारियां दिखा रहे हैं शुभमन गिल की 430 रनों की, रविंद्र जडेजा 158, जायसवाल 115, ऋषभ पंत, हालांकि इसको डिवाइड नहीं करना चाहिए लेकिन फिर भी मैं कर देती हूं। बाकी के 3 खिलाड़ियों के अगर हम टोटल कर दें स्कोर तो शुभमन गिल के वो बराबरी से कहीं ज्यादा निकल जाते हैं। जीएस विवेक, इस तरह की शानदार परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाई है। जी हाँ बिल्कुल, अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपने जिस तरीके से शुभमन गिल ने जब से उनको कप्तानी मिली है, बल्ले से उन्होंने लीड किया है, और यही खासियत थी। चाहे आप विराट कोहली की बात करें, वो इतने बड़े कप्तान इसलिए माने जाते थे क्योंकि जैसे ही उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली उन्होंने अपने प्रदर्शन को और बेहतर किया, और इससे ज्यादा क्या आपको एग्जाम्पल मिलेगा। जिस तरीके से शुभमन गिल ने जो है एक दोहरा शतक मार दिया, 2 बड़े बड़े शतक उन्होंने मारे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि माहौल बहुत अच्छा है ड्रेसिंग रूम का। कोच गौतम गंभीर पूरे कंट्रोल में है। अब इस टीम में कोई कैंप नहीं है, कोई डिवीजन नहीं है, एक नई टीम इंडिया है। और सबसे बड़ा सवाल यह था कि इंग्लैंड में जाने से पहले कि क्या टीम इंडिया का ट्रांजिशन के लिए तैयार है, क्या यह टीम इंडिया जीत पाएगी। और आज एडबेस्टन में सबसे मुश्किल जगह पर इस सभी सवालों का जवाब लोगों के रिएक्शन आ रहे हैं। शानदार जीत के बाद सुन लेते हैं टीम इंडिया के जो फैंस है वो किस तरह से इजहार कर रहे हैं। What do you want to say?
I'm so happy and it was my first cricket match and I'm really happy India won. पर हमने विराट और रोहित को बहुत मिस किया। We miss Virat and Rohit. Thank you. Thank you. किस पे आएगा भाई? तो मैच देखकर बाहर निकले जो फैंस हैं वो किस तरह से खुश नजर आ रहे हैं, आप सुन रहे हैं। लोगों के और भी रिएक्शन जैसे जैसे आते जाएंगे वो हम दिखाएंगे, लेकिन यहां पर देख लीजिए गेंदबाजी के हमारे हीरो किस तरह से। मोहम्मद सिराज ने 7 विकेट झटके तो आकाशदीप ने 10 विकेट झटके हैं। हम लगातार बात कर रहे हैं शुभमन गिल के अपने बल्लेबाजों की, लेकिन गेंदबाजी के हमारे जो हीरो रहे इनको भी गौर से आप देख लीजिए। और शायद यही टीम का पूरा एफर्ट रहा विवेक, आप जिसकी वजह से आज इतनी शानदार जीत। और आपने भी कहा कि जो हमारे बड़े महान खिलाड़ी हैं उनके बाहर होने के बावजूद युवा खिलाड़ियों ने जो चमत्कार किया है वो अपने आप में अद्भुत है। जी हाँ बिल्कुल चित्रा, सबसे बड़ी बात यह है कि एक टीम एफर्ट है यहाँ पर जो है। अगर आप देखें केएल राहुल के रन बने हैं, करुण नायर ने छोटी लेकिन अहम पारियां करी और उनकी फील्डिंग बहुत ज़बरदस्त रही है, बहुत अच्छे कैचेस उन्होंने पकड़े हैं। उसके बाद आप शुभमन गिल की हम जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। ऋषभ पंत ने बहुत इंपैक्टफुल और बड़े बड़े पारियां यहाँ पर खेली है। रविंद्र जडेजा ने काफ़ी अच्छी बैटिंग करी है। वाशिंगटन सुंदर ने जो इंपॉर्टेंट 40 रन बनाए पहले पारी में, वो लीड को हमें और बड़ा करने में काफ़ी मदद दी है। जिस तरीके से यहाँ पर आकाशदीप ने और मोहम्मद सिराज ने गेंदबाजी करी है उसका तारीफ की जाए उतनी कम है। प्रसिद्ध कृष्णा की अगर हम बात करें तो दूसरी पारी में बहुत अहम विकेट प्रसिद्ध कृष्णा ने भी लिया है। पहली पारी में बहुत ज़्यादा वो कमाल नहीं कर पाए। तो अगर आप देखें तो इस 11 में से 10 खिलाड़ियों का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रदर्शन है और इससे बड़ी चीज़ आपको नहीं चाहिए। अगर आप एक टेस्ट मैच जीतते हैं और अगर जीत में 11 में से 10 और बाकी सभी खिलाड़ियों के यहाँ पर छोटे छोटे कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं तो ये अपने आप में ये कहता है कि कितनी अच्छी यहाँ पर ये टीम चल रही है। ये वो टीम नहीं है जो विराट और रोहित के अंडर है जहाँ पर 1 या 2 खिलाड़ी सुपरस्टार होते थे और वो अपने दम पर टीम इंडिया को ले जाते थे। ये गौतम गंभीर और शुभमन गिल के एरा की नई और युवा टीम इंडिया है जहाँ पर हर खिलाड़ी अपनी पहचान अपनी छाप छोड़ता है और अपना अपना काम तरीके से करके टीम इंडिया को वो रिजल्ट देता है जिसकी आज पूरे देश को कभी भी उम्मीद नहीं थी और आज चौंका दिया। यही कहेंगे कि ये जो बड़ा बदलाव है ये बदलाव बहुत अच्छा है। आपने कहा कि ड्रेसिंग रूम की जो गुटबाजी थी वो खत्म हो गई। बड़े खिलाड़ियों के जाने के बाद सवाल पूछे जा रहे थे कि भाई परफॉर्म कर पाएंगे ये जो युवा चेहरे हैं, उनके जैसे हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, क्योंकि महान खिलाड़ियों से जब हम अपने यंगस्टर की तुलना करते हैं तो बार बार इस तरह की शंकाएं जन्म लेती हैं। लेकिन यहां पर 2 खिलाड़ियों का जिक्र करना, एक शुभमन गिल जिन्होंने ताबड़तोड़ शानदार परफॉर्मेंस दी और दूसरे आकाशदीप जिन्होंने अपनी कलाई ऐसी घुमाई कि सामने वाले विरोधियों को चित कर दिया है। अगर सिर्फ स्पेसिफिक इन 2 खिलाड़ियों की हम बात करें तो इनके संघर्ष को इन्होंने ऐसा क्या नया किया, कौन सी टेक्निक लेकर आए कि एक बल्लेबाजी में महान बन गया और दूसरा गेंदबाजी में? देखिए शुभमन गिल, जब हर कोई कह रहा था कि इस पूरे देश में सिर्फ आईपीएल में लोगों का ध्यान रहता है, टेस्ट क्रिकेट का बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रहता, शुभमन गिल आईपीएल के दौरान वो भी तब जब गुजरात टाइटंस क्वालिफायर खेलने के बेहद करीब थे अहमदाबाद के स्टेडियम में, रोज़ जो है 1 घंटा ड्यूक बॉल, ये वो बॉलें हैं जो इंग्लैंड के टेस्ट क्रिकेट में टेस्ट क्रिकेट जिसमें खेला जाता है, उस गेंद से अहमदाबाद में आईपीएल के बीचों बीच शुभमन गिल ने रोज़ 1 घंटे की प्रैक्टिस करी। ये आपको दर्शाता है कि वो कितने सीरियस हैं टेस्ट क्रिकेट को लेकर, कितने ज़्यादा उनके लिए इंग्लैंड का ये सत्र काफ़ी इंपॉर्टेंट था। वो जानते थे कि उनके पास कप्तानी आने वाली है और उनको अगर कप्तान में अपना परिचय देना है तो उनका सबसे पहला परिचय अपने बल्ले से देना पड़ेगा, क्योंकि शुभमन गिल सबसे पहले टीम के बल्लेबाज हैं और उसके बाद टीम इंडिया के कप्तान माने जाएंगे। और जब तक वो बल्लेबाजी से अपने सबको अपना कमाल नहीं दिखाएंगे तब तक बतौर कप्तान वो अपनी थाक जो है जमा नहीं पाएंगे। आकाशदीप की अगर हम बात करें यहाँ पर तो बिल्कुल भी आसान नहीं था, चोटिल वो होते रहे ऑफ एंड ऑन। और सबसे बड़ी बात यह है कि मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज के होते हुए उनकी जगह टीम इंडिया में बन नहीं पा रही थी। और अभी भी पहला टेस्ट आकाशदीप नहीं खेले थे, पहला टेस्ट मैच में और लोगों को मौका मिला था, लेकिन जैसे ही जसप्रीत बुमराह ने आराम करने का फैसला लिया, ये आकाशदीप, सबसे खास बात यह है कि ये इंग्लैंड का वो विकेट नहीं है जहां पर बॉल स्विंग होता है, जहां पर बॉल सीम होता है। ये एक टिपिकल जो है सब कॉन्टिनेंटल विकेट जैसा है जहां पर बॉल बहुत ज़्यादा मूव नहीं किया। जब क्लाउड कवर था तब ज़रूर थोड़ा बहुत सीम हुआ, लेकिन आकाशदीप ने
बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, अच्छी लाइन एंड लेंथ पे बॉल डाला, लगातार विकेट्स को अटैक किया और सबसे बड़ी बात यह है कि कभी अपना धैर्य नहीं खोया। बस ये था कि विकेट पे विकेट, बॉल पे बॉल डालने जाना है और ये कोशिश करनी है कि विकेट थोड़ा बहुत अपना हरकत करे तो वहां से उन्हें विकेट मिले। लगातार एक ही लाइन एंड लेंथ पे डिसिप्लिन के साथ, पूरे दम के साथ वो स्पेल बाय स्पेल डालते रहे, जिसका परिणाम हमको यहाँ पर देखने को मिला। पहली पारी में 4 विकेट, दूसरी पारी में 6 विकेट और सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरीके से जो जीत हमको मिली है, 20 विकेट टीम इंडिया ने तब लिए हैं जब हम सब कह रहे थे कि जसप्रीत बुमराह के बिना हम जीतने की सोच भी नहीं सकते। और आज वो जो हम जिस बात की हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, वो आज हम सब के सामने हकीकत बनकर, हकीकत ही नहीं बल्कि इतिहास रचकर सामने आ चुकी है कि ये वो पहली टीम इंडिया है जिसने इतने सालों के बाद पहली बार, 9वीं बार हम टेस्ट मैच खेल रहे हैं एडबास्टन में। 7 हमें हार मिली है, बुरी हार मिली है, एक बार हम मुश्किल से ड्रॉ कर पाए हैं और आज 336 रन से हमने ये एडबास्टन का टेस्ट मैच बड़ा दिलचस्प रहेगा देखना जो हमारे देश के बड़े बड़े महान खिलाड़ी हैं वो शुभमन गिल की इस टीम पर, इस शानदार जीत पर उनकी ओर से सोशल मीडिया पर किस तरह की प्रतिक्रियाएं आती हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको दिखा देते हैं कि हमारे खिलाड़ियों ने किस तरह से इंग्लैंड की टीम को पूरी तरह से पस्त कर दिया और शानदार दमदार जीत हासिल कर दी। 58 साल के बाद मिली ये जीत है। जरा सोचिए, एक के बाद एक ताबड़तोड़ विकेट कैसे गिरते हुए चले गए और 336 रन बहुत बड़ा स्कोर होता है। यानी कि एक तरफ जीत मिली और दूसरा स्कोर इतना बड़ा है। एक बार फिर से जीएस विवेक का रुख करते हुए, जीएस जिसका जिक्र हम कर रहे हैं यहाँ पर अपने भारतीय गेंदबाजी के जो हीरो हैं उनकी तस्वीर भी दिखा रहे हैं और उनकी परफॉर्मेंस। लेकिन एक 58 साल के बाद यहाँ पर जीतना और दूसरा इतने बड़े मार्जिन से 336 रनों से जीतना, ये दोनों अपने आप में अद्भुत है। ऐसा लग रहा है कोई ड्रीम सीरीज है जो पूरी होती हुई दिखाई दे रही है इस वक्त टीम इंडिया के लिए। जी हाँ, बिल्कुल चित्रा, ये बिल्कुल एक ड्रीम विक्ट्री है टीम इंडिया के लिए, क्योंकि सिर्फ मार्जिन ही नहीं, जिस तरीके से टीम इंडिया ने जीता है। 0-1 से हम पीछे थे इस सीरीज में। हमारा सबसे अहम गेंदबाज जसप्रीत बुमराह इस टेस्ट मैच में खेलने से मना कर देते हैं और उसके बाद हम जीतते हैं। और इसी वजह से खुद विराट कोहली ने अभी ट्वीट किया है और मैं आपको जल्दी से पढ़ा देता हूं कि विराट कोहली ने क्या लिखा है कि ग्रेट विक्ट्री फॉर इंडिया एट एडबास्टन, fearless and kept pushing England to the wall। यानी कि खुद विराट कोहली ने कहा है कि ये टीम इंडिया बिल्कुल नहीं डरती है, अपनी क्रिकेट खेलती है, एग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलती है और उन्होंने मजबूर कर दिया इंग्लैंड को कि वो वहां पर गलतियां करे। Brilliantly led by Shubman Gill with the bat in the field, an impactful performance from everyone. Special mention to Siraj and Akash for the way they bowled on this pitch। यानी कि विराट कोहली ने कहा है कि बहुत जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है आकाशदीप और सिराज, क्योंकि ये इंग्लैंड की विकेटें नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये वो इंग्लैंड की विकेटें नहीं है जिसकी हमने कल्पना करी थी। ये और सीधा बल्लेबाजी के लिए अच्छे जो है अनुकूल जो होता है, ये वो वाली पिचेस है और उस पिचेस पे बिना जसप्रीत बुमराह के आकाशदीप और सिराज ने 20 विकेट निकाल दिए। और जैसे हम कहते आ रहे हैं कि इस टीम में जो 11 खिलाड़ी खेले थे, 11 के 11 खिलाड़ियों ने इस टेस्ट जीत में अपनी भूमिका निभाई है। और अगर कप्तान हो, अगर कोई कोच हो, अगर आप इंडियन क्रिकेट टीम के फैन हो, तो इससे बढ़िया मुजाहरा आपको नहीं देखने को मिलेगा। जिस तरीके से ये टेस्ट मैच हम जीते हैं कि 11 खिलाड़ियों की तरफ से प्रदर्शन और टीम इंडिया जो 0-1 से पीछे थी, अब एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी में 1-1 से बराबर हो चुकी है और अब इंग्लैंड जो है वो बैकफुट पे है। और ये युवा फियरलेस टीम इंडिया जो बिना रोहित के, बिना विराट के, बिना बुमराह के खेल रही है, अब वो दुनिया के सबसे ऊपर है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का ये नया साइकिल है और ऐसी बड़ी जीत टीम इंडिया को बहुत अच्छी तरीके से अंक भी दिलाएगी और टीम इंडिया को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लैडर पे भी और ये जो सिलसिला शुरू हुआ है वो आगे भी यूं ही चलता रहे, इसकी हम कामना करते हैं। जो दर्शक रात 10 बजे के अभी साथ जुड़े हैं उनके लिए जल्दी से खबर दे देते हैं। शानदार, जानदार, धमाकेदार जीत हमारी टीम इंडिया ने दर्ज की है। आपको बताते चले 336 रनों से इंग्लैंड को मात दे दिया। शुभमन गिल का शानदार परफॉर्मेंस और हर छोर ग्राउंड का शायद ही कोई ऐसा हिस्सा रह गया हो जहां पर हमारे इस खिलाड़ी ने अपने बल्लेबाजी से कमाल नहीं दिखाया हो। वहीं आपको बताते चले शुभमन गिल के साथ ही साथ दूसरे छोर पर आकाशदीप ने 10 विकेट झटके हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी, क्योंकि ये तमाम युवा चेहरे जिनका एक लंबा संघर्ष भी हम सब ने देखा था, लेकिन आईपीएल के दौरान ये लगातार फोकस किए हुए थे कि कैसे हमें टेस्ट क्रिकेट में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाना है और आज शायद उसी का ये नतीजा है। 1-1 से अभी ये सीरीज बराबर हो गई है, लेकिन सीरीज जीतने के लिए टीम को अभी पूरा दमखम दिखाना होगा।
बर्मिंघम में टीम इंडिया ने रच दिया है इतिहास। 58 सालों के बाद यह शानदार मौका हमारे सामने आया है जब हमने इंग्लैंड को बुरी तरह से धूल चटा दी है। 336 रन एक बहुत बड़ा स्कोर होता है। 336 रनों से हमने उसे मात दे दी है। जीएस विवेक लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जीएस, अब यहीं से देखिए एक धमाकेदार जीत हो गई है, लेकिन सीरीज जीतने के लिए इसी तरह का दमखम आगे भी रखना होगा टीम को। जी हाँ बिल्कुल चित्रा, क्योंकि जोफ्रा आर्चर जो है वो टीम में वापसी करेंगे, मार्क वुड इस सीरीज में दोबारा वापसी करेंगे। तो इंग्लैंड की जो गेंदबाजी थी जिसमें जॉश टंग, क्रिस वोक्स और शोएब बशीर जो है वो गेंदबाजी कर रहे थे, अब जो है चुनौतियां और ज़्यादा होने वाली है। अब ये देखना पड़ेगा कि क्या इंग्लैंड इसी तरीके से जैसे हमने देखा लीड्स में, एडबैस्टन में कि बल्लेबाजी के लिए काफ़ी अच्छी थी, ऐसी पिचेस देंगे या फिर वो पिचेस देंगे जिसके लिए इंग्लैंड इतने सालों से, इतने वर्षों से जाना जाता है। ऐसी पिचेस जहाँ पर घास ज़्यादा हो, ऐसी पिचें जहाँ पर बॉल स्विंग करे, सीम करे, मूव करें। क्या अब वो मजबूर होगा कि अपना वो बेस बॉल वाला जो गेम है उसको छोड़कर जो है वैसी क्रिकेट खेले जिसके लिए इंग्लैंड इतने सालों से जाना जाता है? क्योंकि अब एक बात साफ है कि अगर इंग्लैंड बेस बॉल खेलता है और उसको लगता है कि वो बल्ले से जीत सकता है तो ईंट का जवाब पत्थर, क्योंकि भारत के बल्लेबाज भी बुमराह आएंगे अगले मैच में और ईंट का जवाब पत्थर से उनको भी देना होगा। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यह है कि अब आप सोचिए अगर कोच गौतम गंभीर है भी हैं, वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि गौतम गंभीर हंसते हुए दिखेंगे, जो कि अभी वो फिलहाल दिख रहे हैं एडबैस्टन के ड्रेसिंग रूम में। लेकिन अब उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है कि एक विनिंग कॉम्बिनेशन को वो दोबारा कैसे उसको चेंज करे। लेकिन जसप्रीत बुमराह अगला टेस्ट मैच खेलेंगे, अगला टेस्ट मैच लॉर्ड्स में है और अक्सर ऐसा होता है कि जब आप लॉर्ड्स में जाते हैं तो वहां पर आपको अगर वहां पर आप जीत जाते हैं तो वो और भी ज्यादा स्पेशल हो जाता है। लेकिन विवेक, एक महत्वपूर्ण सवाल लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि एडबैस्टन की ये जीत इतनी बड़ी हमारे लिए क्यों है? 58 सालों के बाद ये मौका आया है, इतने बड़े 336 के स्कोर से हमने जीत हासिल की है, लेकिन इतनी बड़ी जीत में 5 महत्वपूर्ण पल वो कौन से रहे जिसके कारण इस वक्त बैठकर ये सेलिब्रेशन पूरा हिंदुस्तान कर रहा है? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जिस तरीके से शुभमन गिल ने बल्लेबाजी करी दोनों ही पारियों में, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जीत की अगर हम बात करें। दूसरी बात कि जिस तरीके से ऋषभ पंत ने जो है एक इम्पैक्ट बनाया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। केएल राहुल ने और काफ़ी अच्छा पार्टनरशिप्स हमने टीम इंडिया ने जोड़े। छोटे छोटे पार्टनरशिप से एक 200 रन की पार्टनरशिप हुई रविंद्र जडेजा और शुभमन गिल के बीच में, वो एक टर्निंग पॉइंट रहा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वाशिंगटन सुंदर के साथ जो आखिरी में रन बनाए वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वो हमारे स्कोर को काफ़ी आगे तक लेके गए। चौथी बड़ी चीज़ जो थी वो ये थी कि जिस तरीके से आकाशदीप और मोहम्मद सिराज ने गेंदबाजी करी पहले इनिंग में, वो काफ़ी क्रूशियल थी। 6 विकेट मोहम्मद सिराज ने, 4 विकेट आकाशदीप ने। ऐसा बहुत कम ही होता है कि सिर्फ 2 गेंदबाजों ने पूरी टीम को ढह दिया हो। और उसके बाद दूसरी पारी में राहुल ने जिस तरीके से अच्छी शुरुआत करी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। शुभमन गिल ने एक और बेहतरीन प्रदर्शन किया। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये था कि इंडियन टीम में कॉन्फिडेंस था कि भले ही रेन फोरकास्टेड था आखिरी दिन और 600 रन की लीड बनाई, यानी कि उन्होंने चैलेंज किया इंग्लैंड को कि आप जो कहते हो कि हम जितना भी हमें स्कोर देंगे हम उसको चेस करेंगे। कई लोगों ने सवाल उठाए शुभमन गिल के ऊपर, गौतम गंभीर के ऊपर कि 600 रन तक जाने की क्या ज़रूरत थी, कहीं ऐसा ना हो कि टाइम कम हो जाए, कहीं ये डिफेंसिव तो नहीं है। ये डिफेंसिव नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल अटैक है इंग्लैंड के बेसबॉल पर कि अगर आप चाहते हो कि कोई भी टारगेट दे सकते हो, हम आपको 600 रन का टारगेट देंगे और जो समय बचा है उसी के अंदर। और आखिरी में आप देख लीजिए चित्रा कि इंडियन टीम ने इंग्लैंड को 2 सेशन 2.5 सेशन के अंडर ऑल आउट कर दिया है। हम बात कर रहे थे कि क्या टीम इंडिया को 5 सेशन 6 सेशन देने चाहिए अपने आप को, क्योंकि हमने इतनी लीड ले ली है, लेकिन 2.5 सेशंस के लगभग 2 से 3 सेशन के अंदर टीम इंडिया ने इंग्लैंड की टीम को बुरी तरीके से धराशायी करके ऑल आउट कर दिया। तो हम गेंदबाजों की बात करें, वाशिंगटन सुंदर ने जिस तरीके से बेन स्टोक्स को आज आखिरी दिन लंच से पहले LBW किया, वो एक बहुत क्रूशियल टर्निंग पॉइंट था टीम इंडिया के लिए इस जीत के लिए। तो सबसे खास बात यहां पर यह है कि चाहे वो स्पिनर हो, तेज गेंदबाज हो, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हो, लोअर एंड बैट्समैन हो, ओपनिंग बैट्समैन हो, एक कंप्लीट टीम एफर्ट। और यही सबसे बड़ी छाप है इस जीत की कि एक 11 में से 11 खिलाड़ियों ने कंट्रीब्यूट किया है पहले से आखिरी। बारिश भी नहीं बचा पाई इंग्लैंड के खिलाड़ियों को, बड़ी उम्मीद थी उन लोगों को।
लेकिन सबसे बड़ी बात चित्रा यहाँ पर यह था कि कॉन्फिडेंस इंडियन टीम में ज़्यादा था, क्योंकि कई लोग जो है वो सोच रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि टीम इंडिया ने गलती करी, ज़्यादा लंबा खेल के, बारिश आ रही है, क्या बारिश की वजह से कहीं हम ड्रॉ ना कर दें। लेकिन इस इंडियन टीम को पता था कि उन्हें कितने ओवर्स चाहिए, उन्हें पता था कि इंग्लैंड टीम भले ही टीम इंडिया टेस्ट मैच पहला हार चुकी हो, लेकिन ये हमको भूलना नहीं चाहिए कि हम 5 दिन में से 4 दिन टीम इंडिया टॉप पिक रही थी उस पूरे टेस्ट मैच में भी, और सिर्फ 2 सेशन की वजह से टीम इंडिया हारी थी। वो गलती दोबारा अब ये टीम इंडिया नहीं करी और बिल्कुल वैसा का वैसे यहाँ पर हुआ। उन्हें पता था कि कितने ओवर्स उनको चाहिए थे, कंडीशंस कैसे होंगे। अगर क्लाउडी रहेगा तो तेज गेंदबाजों के लिए और ज़्यादा बेहतर होगा टीम इंडिया के लिए, और वो जानते थे कि अगर हमें 65 ओवर का खेल आज होना था बारिश होने के बाद, और 65 ओवर से अभी भी 35 ओवर के आसपास बाकी बचे हुए थे, और उससे पहले इंग्लैंड की टीम निपट गई और बुरी तरह से हारी। 336 का बहुत बड़ा स्कोर होता है। जरा सोचिए, एक वक्त जब इंग्लैंड का सिक्का चला करता था, लेकिन आज के दिन जब 336 रनों से उसको मात मिली होगी तो वो उन खिलाड़ियों की आज की रात कैसे गुजर रही होगी, इस बात को आप समझ सकते हैं। टीम इंडिया के लिए यही कहा जा सकता है, हारी बाजी को जीतना हमें आता है। एक में हार मिली, लेकिन उसके बाद जो शानदार वापसी की है, उम्मीद यही कि यही कंसिस्टेंसी आगे भी जारी रहेगी और सीरीज हिंदुस्तान का होगा, हमारा होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।